Namaskar बच्चे. First of all, I welcome you all for the special program organized by our education department, परीक्षा की तैयारी. तो ये परीक्षा की तैयारी जो है आप लोग अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप लोग तैयारी करते होंगे. तो नेक्स्ट इसका साथ साथ 26 अप्रैल से आप लोग का थियरी एग्ज़ाम शुरू होने वाला है. उसका बारे में उसके लिए आइडिया देने के लिए, टिप्स देने के लिए हम लोग तीनों इधर असेंबल हुआ है. I am Vetrichal V. PGT Commerce and Mr. B.N. Rakesh PGT Commerce and Mrs. J. Jyoti PGT Commerce. बच्चे आज का हम लोग टॉपिक रहेगा बिजनेस स्टडीज. अकाउंटेंसी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. बिजनेस स्टडीज ऐसा सब्जेक्ट है आप लोग मार्क स्कोरिंग बहुत इजी है. थियरी टोटली थियरी पेपर वेरी लिटिल बिट क्वेश्चंस जो है 1 or 2 क्वेश्चंस आप लोग को न्यूमेरिकल का हो सकता है. और ये आप लोग कितना रीडिंग करते कितना समझते उतना इजी रहेगा. कोई टॉपिक्स ऐसा भी है थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड कॉमन सेंस होने से भी उसका आंसर कर सकते. तो उस सब का बारे में आइडिया देने के लिए अभी ये हम लोग टीचर्स दोनों आए हैं. राकेश सर आप लोग को ये बिजनेस स्टडीज का सिलेबस का बारे में बताएंगे. The syllabus of business studies for term 2 examination is divided into 2 parts. In part A, you will be having 3 units. The first one is staffing, second is directing, and third is controlling. From part B, also you will be having 3 units. The first one is financial management, second is financial market, and third one is consumer protection. In part A, staffing and directing consist of 15 marks and controlling carries 5 marks. In part B, financial management and financial market consist of 15 marks whereas consumer protection carries 5 marks. That's it. थैंक यू सर. ज्योति मैडम आप अभी थोड़ा ये कुछ टॉपिक्स जो है सिलेबस सेम तो रहेगा लेकिन उसमें से आप लोग को बेनिफिट के लिए तो CBSE ने कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया है. पूरा चैप्टर डिलीशन नहीं हुआ. हर एक चैप्टर का कोई टॉपिक्स जो है डिलीट हुआ है. बच्चे आप लोग अपने हाथ में CBSE टेक्स्ट बुक आप लोग रखो. मैडम जो अभी डिलीशन वाला बताती है उसको आप लोग पेंसिल से काटो. मैडम आप अभी डिलीटेड पोर्शन के बारे में थोड़ा बताइए. जैसे कि अभी राकेश सर ने सिलेबस एक्सप्लेन किया हुआ है आपको. द सेम वे जस्ट रिमेंबर कि सिलेबस जो है आपके पास वो सिलेबस रहेगा एंड उसमें से कुछ चैप्टर्स जो है कुछ टॉपिक्स ही डिलीट हुआ है. बहुत कम टॉपिक्स डिलीट हुआ है. वो हम बार बार बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि बुक्स अभी तक जो है अपडेट नहीं हुआ है, न्यू एडिशन नहीं है. तो बुक्स में आपको वही टॉपिक्स मिलेगा. तो हम जो बोल रहे हैं वो आप बुक में नोट कर लीजिए. वो टॉपिक नहीं रहेगा. जैसे कि पार्ट ए में स्टाफिंग में जो है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका पोर्शन में नहीं रहेगा. देन नेक्स्ट चैप्टर आपका डायरेक्टिंग है. डायरेक्टिंग में जो 4 एलिमेंट्स हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट सुपरविजन आपका पोर्शन में नहीं है. देन उसी में 4th एलिमेंट आपका कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन फुल रहेगा. उसमें अंडर दैट एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है. वो टॉपिक आपका नहीं रहेगा. नेक्स्ट चैप्टर आपका कंट्रोलिंग है. कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन ड्यू टू दिस सेमेस्टर एंड ऑल वो टॉपिक जो है डिलीशन हुआ है. ठीक बेटा. तो वो कंट्रोलिंग में आपका वो टॉपिक नहीं रहेगा. वैसे ही पार्ट बी में जाते हैं. पार्ट बी में जो है फर्स्ट चैप्टर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेकेंड चैप्टर आपका फाइनेंशियल मार्केट. ये दोनों में से कोई डिलीशन नहीं है. कुछ भी आपको वहाँ पे अवॉइड नहीं करना है. सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 आपका बुक में है. वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है. वेरस आपको पढ़ना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. बस आप वो ध्यान रखिए. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ही आपको पढ़ना है. उसमें जो अमेंडमेंट्स है जो चेंजेस है उसको आपको ध्यान रखना है. बच्चे आपको अभी क्लियर आइडिया मिला होगा सिलेबस क्या है, डिलीटेड पोर्शन क्या है, वो सब का बारे में मैडम क्लियरली बता दें. अभी आप लोग ये सिलेबस के बेस करके CBSE थियरी एग्ज़ाम में क्या पैटर्न क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा, उस पर मार्किंग स्कीम कैसा है,
वो सब का बारे में डिटेल में अभी सर आप लोग को बताएंगे। Okay, madam. Total, there will be 12 questions in the question paper. The questions, first 4 questions will be of 2 marks, where there is no internal choice. The next 4 questions will be of 3 marks each, where you will get 1 internal choice. And the next 4 questions will be of 5 marks, where there will be 2 internal choice. ओके सर, अभी ना चैप्टर वाइज क्या क्या क्वेश्चन आएगा, उसका मार्किंग क्या रहेगा, उसमें एप्लीकेशन टाइप रहेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, वो सब का बारे में पार्ट ए के लिए सर बोलेंगे, पार्ट बी मैडम बोलेंगी। मैडम, जब हम चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के बारे में बात करते हैं तो पार्ट ए में जो पहला चैप्टर रहेगा यहाँ पर में वो है स्टाफिंग, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चंस आपको स्टाफिंग का मिलेंगे। ये 3 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स का रहेगा, ईच 2 मार्क्स का रहेगा, और 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। जब हम डायरेक्टिंग का बात करते हैं तो यहाँ पर में 2 क्वेश्चंस रहेंगे डायरेक्टिंग का, और दोनों 3-3 मार्क्स का रहेंगे। कंट्रोलिंग का 2 क्वेश्चंस रहेंगे, और एक 3 मार्क्स का रहेगा और एक 2 मार्क्स का रहेगा। जी सर, वैसे पार्ट बी में बेटा आप लोग याद रखो, टोटली पार्ट बी में जो है आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा। वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर जो है 8 मार्क्स का है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का एक रहेगा, जो कि आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा, एंड वो केस स्टडी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन रहेगा। सेकंड जो है आपका फाइनेंशियल मार्केट में भी आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहेगा, क्योंकि आपका 7 मार्क्स है, टोटली वो चैप्टर का जो है 7 मार्क्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा, एंड सेकंड क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स का रहेगा, एंड वो भी केस स्टडी पैटर्न में ही रहेगा। एंड देन फाइनली लास्ट चैप्टर आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आप ये मानते हुए चलो कि आपको वहाँ पे एक ही क्वेश्चन रहेगा, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। आपको पता है कि वहाँ में टॉपिक्स क्या क्या हैं, तो उसको आप सॉलिड वे में, जैसा राइट्स है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपका रेड्रेसल एजेंसीज है, उसको आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका 5 मार्क्स का एक डायरेक्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, अभी सर और मैडम दोनों जो है क्या क्वेश्चंस चैप्टर वाइज कितना मार्क का आ सकता है ये सब बताएं। ये जो है एक्चुअली ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर का बेस करके ही दोनों बताए थे। तो आप लोग भी तो ये प्री बोर्ड एग्जाम में भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन आप लोग को मिला होगा, आप लोग भी सीबीएसई सैम्पल पेपर भी देखा होगा, तो वो ये सेम पैटर्न एग्जैक्टली वी कैन एक्सपेक्ट इन द थियरी एग्जाम। सीबीएसई का थियरी एग्जाम में भी सेम पैटर्न का ही आप लोग एक्सपेक्ट करना है, उसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। तो इसमें जो है ठीक है, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देख लिया। कोई चैप्टर्स जो है बहुत इजी भी रहता, तो थोड़ा सा एक बार रीडिंग करने से भी उसका आप लोग थोड़ा अपना बना के लिखने का आदत तो है ना, तो बना के भी लिख सकते। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस होना, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना, तो ऐसा चैप्टर्स भी है, आप लोग अपना दिमाग यूज़ करके तो इजीली लिख सकते, इजीली मार्क स्कोरिंग कर सकते। तो ऐसा वाला चैप्टर्स का बारे में सर अभी बताएंगे। पार्ट ए में जब हम बात करते हैं बच्चे, तो स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये 2 चैप्टर्स बहुत ही इजी। और पार्ट बी में यदि अगर हम लोग बात करेंगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये चैप्टर भी बहुत ही इजी है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपको मालूम होगा, जैसे कि मैडम ने अभी आपको बतलाया कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस में आप राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, रेड्रेसल एजेंसीज, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन से आप आसानी से फुल मार्क्स सिक्योर कर सकेंगे। थैंक यू सर। अभी ना बच्चे आप लोग इजी टॉपिक ठीक है मालूम हो गया होगा, आप लोग भी देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आप लोग इजी लगा होगा वो चैप्टर्स। उसमें आप लोग उतना ध्यान देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जरा सा आप रीडिंग करके थोड़ा माइंड में तो पॉइंट्स को ले लेने से बस है। डायरेक्ट क्वेश्चंस होने से मैडम बच्चे आसानी से अटेम्प्ट कर लेते हैं। और बिजनेस स्टडीज के जो सिलेबस है इसमें कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है और कुछ केस स्टडी। तो केस स्टडी और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में
आपका सबसे पहले थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट होता है वो थ्योरी का कॉन्सेप्ट यदि अगर क्लियर है तो आप आसानी से उस सवाल को अटेम्प्ट कर सकेंगे। और बच्चे जब आप क्वेश्चन पेपर में जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तब उस समय आप एक बात का और ध्यान देंगे, जब आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हर एक क्वेश्चंस का कुछ वर्ड लिमिट दिया गया है, वो वर्ड लिमिट को आप क्रॉस मत करिए। थैंक यू सर। वर्ड लिमिट का बारे में सर बताए ना, तो उसमें आप लोग एक पॉइंट और ध्यान देना है। वर्ड लिमिट का ना किसी किसी का राइटिंग बड़ा रहता, किसी का छोटा रहता, किसी का बहुत लंबा लंबा लिखने का आदत होएगा। तो इस तरह वाले जो है, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स आप लोग एक काम कर सकते हैं, पहले अपना लिख के देखो अपना अपना राइटिंग में, तो वर्ड का कितना लाइन्स आता, अप्रॉक्सीमेटली 30 वर्ड्स का जो है 30 to 50 वर्ड्स का जो है 2.5 to 3 लाइन्स, और मैक्सिमम आप लोग 4 लाइन तक भी तो लिखो चलेगा। उसके लिए आप लोग 6-7 लाइन लिखेंगे तो एवाल्युएटर का तो वो ये मूड खराब हो जाएगा, आप लोग नंबर काटने का भी चांसेस है। इसलिए वर्ड लिमिट के लिए आप लोग वर्ड वहाँ में गिनती नहीं कर सकते, वहाँ बैठकर एग्जाम में बैठकर हम कितना वर्ड लिखा है करके तो काउंट करके आप लोग ये नहीं कर सकते। इसके लिए आप लोग पहले से एक काम करो, लिख के देखो, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन लिख के देखो कितना वर्ड आता, वो हिसाब से लाइन अप्रॉक्सीमेटली इतना लाइन में मेरा राइटिंग का हिसाब से कवर होता है 30 वर्ड्स और 50 वर्ड्स। ऐसा आप लोग पहले से प्रिपेयर हो जाओ, इजी रहेगा। अभी सर इजी टॉपिक्स का बारे में बताए थे, तो वो इजी टॉपिक का भी आप लोग ध्यान देना है, क्योंकि वो क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में आ जाता, एप्लीकेशन टाइप का आता, केस स्टडी बेसिस में आता, इसलिए वो क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो समझकर आप लोग एक इसी चैप्टर्स को थोड़ा इजीली अटेंड कर सकते हैं। कुछ ऐसा भी टॉपिक्स है बिजनेस स्टडीज़ में, उसको आप लोग स्पेशली कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छा से पढ़ना, तरोले पढ़ना, तब आके आप लोग आंसर कर सकते। तो ऐसा भी कुछ चैप्टर्स है, वो जैसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, वो चैप्टर्स है, उसका बारे में मैडम बताएगी अभी। जी मैम, जैसे कि मैडम भी बोल रहे हैं कि फोकस एरिया कौन सा रहेगा आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या जिसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है स्मार्ट स्कोरिंग के लिए, तो उसमें आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स आपको टोटली कम्प्लीटली आपको कवर करना है। एंड उसमें क्या है कि आप डायरेक्टली अपना सोच के, जैसा कॉमन सेंस मैडम बोल रहे हैं, या फिर आप अपने आप से भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज में भी आप लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा टर्म्स होते हैं जो कि आपको वो सेम टर्म्स को ही फॉलो करना है। ठीक है बेटा, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स है, या फिर जैसा स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट का जो इंडाइसेस है, जो भी उसमें टेक्निकल टर्म्स है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, अपने हिसाब से नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए ये फोकस एरियाज हैं जहाँ पे आपका, जैसा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आप ले लेते हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेते ही समय आपके सामने एक माइंड मैप बन जाना चाहिए कि उसमें क्या क्या, एक आउटलाइन मैप बना लीजिए कि उसमें क्या क्या टॉपिक है। जैसे कि फाइनेंशियल डिसीजन है, उसमें फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर में आपको क्या क्या मिलेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो ये तीनों डिसीजन के अंदर क्या क्या टॉपिक था, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑल दीज डिसीजंस। तो ये सबको जो है आपका वो जो पॉइंट दिया गया है, सब हेडिंग्स जो दिया गया है, उसी को आपको पढ़ना है, आप खुद से नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद जो है उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर एक टॉपिक मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, जो कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन में आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। यूजुअली ये क्वेश्चन आता है, एंड इवन इन दिस सेकेंड टर्म ऑल्सो इट हैज़ बीन सीन कि आपका सैम्पल पेपर में भी वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है। तो बेटा आप लोग वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जो है वैसे ही जैसा उसमें दिया हुआ है वही पैटर्न में आपको पढ़ना होगा, वो खुद से आप नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए बस याद रखो, एबिट वैल्यू दिया रहेगा, एबिट वैल्यू में से आपको जो है पहले इंटरेस्ट डिडक्ट करना है। बच्चे क्या कर लेते हैं, पहले टैक्स वैल्यू को जो है डिडक्ट कर लेते हैं, टैक्स को पहले डिडक्ट नहीं करना है, आपको पहले इंटरेस्ट वैल्यू को डिडक्ट करना है। उसके बाद जो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट जो मिल रहा है उसमें से आपको टैक्स डिडक्शन करना है। टैक्स डिडक्शन के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा वो आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स रहेगा। अब आपको ईपीएस फाइंड आउट करना है। तो ईपीएस फाइंड आउट करने के लिए अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आप करेंगे तो आपको ईपीएस मिल जाएगा। तो ये ईपीएस जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो आपको जो है सिचुएशंस, कई तरह के सिचुएशन दिया जाता है, जैसे कि पहले पैटर्न में जो है 2-3 सिचुएशन दिया जाता है, वो सिचुएशन के हिसाब से आप ईपीएस फाइंड आउट करके वहाँ पे कमेंट करते थे कि कौन सा सिचुएशन आपके लिए बेस्ट है।
बट यहाँ पे एज फार एज सेकेंड टर्म सैम्पल पेपर इज कंसर्न आपको डिफरेंट सिचुएशंस नहीं दिया गया है, क्वेश्चन एबिट को रख के जो है क्वेश्चन दिया है, तो आपको सॉल्व करके वो जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो मिल रहा है उससे पता चल जाएगा कि वेदर कंपनी इज गोइंग टू गेट अ गेन और लॉस करके। बस इसमें याद रखिए ये क्यों हम लोग करते हैं, क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि अगर कंपनी डेप्ट ले रहा है तो उसमें उसका अर्निंग पर शेयर जो है ज़्यादा रहेगा, वो भी आपको याद रखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और अर्निंग्स, तब आपका जो है लॉस मिलेगा, या उससे अगर कम है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ गेन। तो हमको ये बताना है कि कंपनी अगर डेप्ट ले रहा है तो उसका जो अर्निंग पर शेयर है वो बेटर रहेगा। तो आपको कमेंट में भी लिखना है। आपको और एक बात यहाँ पे याद रखना है, जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो है आपका जो आंसर जो भी मिल रहा है, फॉर दैट यू आर गोइंग टू गेट 4 मार्क्स। आप कमेंट भी लिखेंगे तब जाके आपको फुल मार्क्स, यानी कि कमेंट के लिए 1 मार्क है तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। बच्चे अभी सर और मैडम दोनों मिलकर जो है आप लोग को सारा सिलेबस का बारे में डिलीटेड पोर्शन और क्वेश्चन पैटर्न ये सब का बारे मार्किंग स्कीम सब क्लियरली बता दिया। अभी इसमें से जो है कुछ क्वेश्चंस एप्लीकेशन टाइप का भी रहता, केस स्टडी टाइप का भी रहता, इजी चैप्टर हो सकता, जैसा स्टाफिंग सर जैसा बोले उस तरह स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सब चैप्टर्स इजी है पढ़ने के लिए। लेकिन उसमें से आजकल क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन टाइप का भी आता और केस स्टडी बेसिस में भी आता, उसको समझना और पहले थरोली तो वो क्वेश्चन रीड करना, समझना, फिर उसको अटेंड करना, तब आके आप लोग को नंबर मिलेगा। ऐसी कैजुअली नहीं लेना। तो वो सब के बारे में सर पहले बताएंगे। बच्चे एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम लेते हैं। इसी साल सीबीएसई का एक सैम्पल पेपर था जिसमें एक क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन वो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 सोर्सेस ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट which cannot be used when the existing staff is either insufficient or does not fulfill the eligibility criteria of the jobs to be filled। बच्चे देखिए, यहाँ पर में आपको सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का है, और उसके बाद में आपको वो पॉइंट्स बतलाना होगा जिसके अंदर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से आप एक चीज को ध्यान देना, जब कभी भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा उसमें कुछ ना कुछ कीवर्ड जरूर रहेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी एक कीवर्ड है, वो है विच कैन नॉट बी यूज्ड, ये कीवर्ड था। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन में फर्दर क्या बतलाया है वो ये था कि द एग्जिस्टिंग स्टाफ इज ईदर इनसफिशिएंट। अगर स्टाफ एक ऑर्गेनाइजेशन में इनसफिशिएंट है तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच में एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर सके। और सेकंड था कि जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता और जब एक स्टाफ किसी पद के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है तो फिर उसका प्रमोशन भी असंभव है। तो यहाँ पर हम लोगों को तो ये मालूम चल गया कि ट्रांसफर और प्रमोशन ये दोनों ही के अंतर्गत एक स्टाफ को ना ही ट्रांसफ़र किया जाएगा और ना ही प्रमोट किया जाएगा। तो अब आपको ये पता लगाना है कि ट्रांसफ़र और प्रमोशन ये कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर आता है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो हम भली बात ही जानते हैं कि ये दोनों ही चीज़ इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर आते हैं। तो बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। आपको जो भी क्वेश्चंस मिलता है आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आपने थ्योरी पहले ही पढ़ रखा है, आपको
कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे और आप उसका उत्तर दे सकेंगे। थैंक यू सर। अभी मैडम कुछ केस स्टडी के बारे में क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल पेपर से बच्चों को बताएं। हाँ जी, जैसे कि अभी सर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बता रहे थे, वैसे ही केस स्टडी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 12 क्वेश्चंस में जो है 50% आपका एप्लीकेशन एंड केस स्टडी बेस्ड ही क्वेश्चन होता है। तो जैसे कि इसमें सेकेंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं, लाइक क्वेश्चन इज Mica Limited is dealing in all types of cosmetic products. It is enjoying increased demand for its product during the last few years. तो प्रोडक्शन इनका इंक्रीज हो रहा है, जो भी कंपनी है वो अपना प्रोडक्शन जो है इंक्रीज वे में देख रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन। जब भी हम लोग जो है कंपनी इंक्रीज होता है या डेवलप होता है तो एक्सपैंड करने के लिए हम कोशिश करते हैं, तो वो सेकेंड लाइन में दिया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी इट नीड्स 100 crores एज एडिशनल कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल चाहिए तो हम लोग वहाँ पे जो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि एडिशनल कैपिटल के लिए यहाँ पे बात हो रहा है। द कंपनी डिसाइड्स टू रेज फंड्स थ्रू इक्विटी शेयर्स। अब आपको देखना है कि अगर उसको फंड जरूरत पड़ रहा है तो वो क्या करने वाला है। तो कंपनी जो है यहाँ पे डिसाइड कर रहा है कि वो इक्विटी शेयर्स जो है इश्यू करेंगे। तो ये इक्विटी शेयर इश्यू करने वाले हैं, तो अब आपके दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए या आपको ये पॉइंट जो है सोचना चाहिए कि ये कैसा इश्यू करेगा। वही हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ दे आर गोइंग टू इश्यू द शेयर्स सो एज टू रेज द फंड्स है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, चिराग Kapoor, the finance manager of the company, recommended that the shares may be sold through issuing houses or brokers. क्लियरली आपको बता दिया है, दो इट इज अ केस स्टडी क्वेश्चन बट इट इज क्लियरली गिवन कि आपका जो चिराग कपूर है जो कि फाइनेंस मैनेजर है वो इश्यू हाउसेस थ्रू या ब्रोकर्स थ्रू जो है शेयर्स इश्यू करने वाले हैं एंड वो फंड रेज करने वाले हैं। तो ये में क्लियरली पता चल रहा है कि आईपीओ फॉलो करने नहीं वाले हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर थ्रू वो कैश या फंड रेज नहीं करने वाले हैं, वो सीधा नेक्स्ट कुछ ऐसा करने वाले हैं जहाँ पे वो इनडायरेक्टली फंड्स रेज कर रहे हैं। तो आपको वो फाइंड आउट करना है कि क्या वो करने वाले हैं जिससे फंड्स वो रेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेथड रेकमेंडेड बाय मिस्टर कपूर। तो मेथड कौन सा होगा, आईपीओ नहीं है, वो आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट मेथड क्या क्या है आपको पता होगा, उसमें क्या क्या मेथड है तो उसको आपको लोकेट करना है। इट इज क्लियरली गिवन कि अगेन क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेथड रेकमेंडेड बाय मिस्टर कपूर थ्रू विच द कंपनी कैन रेज एडिशनल फंड्स फॉर एक्सपेंशन पर्पसेस। तो एक्सपेंशन पर्पसेस के लिए उनको 100 करोड़ चाहिए, तो ये 100 करोड़ को जो है वो कैसे रेज करने वाले हैं आपसे पूछा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो इशूइंग हाउसेस और ब्रोकर्स हैं। तो इशूइंग हाउसेस और ब्रोकर से जब इशू किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल। ओके, तो आपको आंसर लिखना है ऑफर फॉर सेल। जैसे ही आप ऑफर फॉर सेल लिख दिए तो उसका आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। यही हमें मार्किंग स्कीम में यही आपको याद रखना है। आप अगर आंसर फाइंड आउट कर लिए हैं तो उसका जो मार्क्स है वो अलग से आपको मिल जाएगा। देन इफ यू आर एक्सप्लेनिंग द पॉइंट देन यू विल बी गेटिंग द रिमाइंडिंग मार्क्स। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है तो हाफ मार्क्स इज फॉर योर आंसर, दैट हेड पॉइंट जो आप लिख रहे हैं ना उसका हाफ मार्क्स मिल जाएगा। बाकी जो आप एक्सप्लेनेशन उसके बारे में दे रहे हैं वो एक्सप्लेनेशन भी जो है 2 मार्क्स के लिए आपको एक बड़ा सा ऐसे नहीं लिखना है बेटा, आप बस 2-3 लाइन में आपका आंसर को जो है बड़ा क्लियर वे में ब्रीफ वे में जो है वहाँ पे लिखिए, यू विल बी गेटिंग 1.5 मार्क्स फॉर दैट। सो ऑल टुगेदर यू विल बी गेटिंग 2 मार्क्स। ओके, तो केस स्टडी में बस याद रखिए कि आप पढ़ते पढ़ते ही जो है कौन सा लेसन से लिया है वो आपको जो है वहाँ पे याद आ जाना चाहिए। एक बार पढ़िए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अगेन यू जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन इन अ कॉन्सेंट्रेटेड वे, कि आप कॉन्सेंट्रेट करिए कि ये लेसन फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब तक आप लेसन फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं तो आपको पॉइंट्स याद नहीं आएगा। जैसे आप लेसन फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको वो लेसन का एक माइंड मैप जो आप बना के रखे हैं या आउटलाइन जो आपने बना रखा है वो याद आ जाएगा, तो आप इजीली जो है वो आंसर को लोकेट कर पाएंगे। तो बस इसे यही है कि केस स्टडी में आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, पॉइंट को लिखना है, पॉइंट के बारे में जितना बड़ा अच्छा तरीका से आप लिख सकते हैं जो भी वर्ड लिमिट के अंदर। जैसे 2 मार्क्स के लिए मैंने बोला था कि आप 3 लाइन्स तक जाइए या 4 लाइन्स तक जाइए, अगर 5 मार्क्स का है तो देन अकॉर्डिंगली यू विल बी राइटिंग एज पर द वर्ड लिमिट। बच्चे अभी सर और मैडम दोनों जो है एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन कैसा रहेगा, केस स्टडी का कैसा रहेगा, वो सब के बारे में डिटेल में बता दिए। अभी ऑल टुगेदर सारा बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट का बारे में फुल क्लियर डिटेल्स आप लोगों को मिल गया।
अभी सर और मैडम दोनों मिलकर जो है जनरल टिप्स, मतलब सारा एग्जाम के लिए जनरल टिप्स क्या रहेगा उसका बारे में बताएंगे। बच्चे, आप आधा घंटा पहले एग्जामिनेशन हॉल पहुंच जाएंगे और पहले रात को ही आप अपना हॉल टिकट और पेन जो चीज़ भी लेकर के जाने का है एग्जामिनेशन हॉल पर, आप पहले रात को ही उस चीज़ का तैयारी कर लेंगे। सेकंड, आप टाइमली एग्जामिनेशन हॉल पहुंच जाएंगे। 15 मिनट्स पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा पढ़ने के लिए। उस क्वेश्चन पेपर को थरोली पढ़िए 15 मिनट में। फिर उसके बाद में जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे तो ध्यान देंगे बच्चे, आप क्वेश्चन नंबर अवश्य लिखेंगे। कभी आपका हाथ से क्वेश्चन नंबर नहीं छूटे। उसके बाद में जब आप पॉइंट्स लिखते हैं तो पॉइंट का जो मार्किंग रहेगा वो मार्जिन का अंदर रखेंगे और ठीक प्रकार से बोल्ड लेटर में आप पॉइंट्स को लिखेंगे। ऐसा करने से आप इवैल्यूएटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और इवैल्यूएटर आपको फुल मार्क्स देंगे। वैसे बच्चों ये भी याद रखें कि बिजनेस स्टडीज पेपर है आपका, आपको कहीं वहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अभी एप्लीकेशन पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, केस स्टडी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बन गया है। तो वर्ड लिमिट तो आपको दिया रहेगा, बट आपको मैक्सिमम कोशिश करना है कि बहुत ही प्रेजेंटेबल वे में आप अपना पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मतलब आपका आंसर शीट में जो है ऐसे नहीं दिखना है, आपको पॉइंट वाइज नीटली जो है, जैसे कि आप कोई डायग्राम बना दिए, फ्लो चार्ट बना दिए, कोई ट्रायंगल बना के, जैसे आपका मास्लोज नीड हायरार्की थियरी है तो उसके लिए आपको वो ट्रायंगल बना के उसमें लिखेंगे तो वो और प्रेजेंटेबल रहेगा। एंड इवन जब पेपर करेक्शन में आते हैं तो ऐसे लिखने से जो है वो उतना अट्रैक्टिव भी नहीं रहता जितना आप जो है पॉइंट वाइज लिख के उसको एक्सप्लेन करते हैं। एंड इवन जो गैप छोड़ना है, जैसा 1 लाइन 2 लाइन छोड़ दिया आप, एक पॉइंट के बाद जो है आप हेड सब हेडिंग्स जब लिखते हैं तो एक सब हेडिंग्स के बाद नेक्स्ट के लिए आप 1 लाइन छोड़िए। वैसे ही जब क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं तो 2 लाइन छोड़ दीजिए, तो वो ईजी रहेगा कि पता चलेगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं वहाँ पे आप अंडरलाइन करिए। दो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क, बट वो अट्रैक्ट करेगा कि आप पॉइंट लिखें एंड यू नो कि वो कौन सा पॉइंट जो है वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो वो सब आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि पेपर जो है 12 क्वेश्चन ही है एंड 40 मार्क्स का है, तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन ही जो है वो अट्रैक्ट करेगा एंड आप पता चलेगा कि आप कितना कंटेंट जो है क्लियर है आपका, तो आप कितना कॉन्सेंट्रेट करें। आप ऐसे लिखते जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि आप ऐसे लिखिए जा रहे हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, मतलब ये जो करेक्शन कर रहे हैं इवैल्यूएटर है उसको पता चल जाएगा कि आप कितने कॉन्सेप्ट से क्लियर है। तो वो आप एक ध्यान रखें। और एक बेटा हम भूल गए थे बोलने, जैसा कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपको 2019 को फॉलो करने बोला था, वहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। अगर आप पुराने बुक फॉलो कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। बस आपको रेमेडीज जो रेड्रेसल एजेंसीज हैं उसमें आपको याद रखना है कि वहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट चेंजेस है, जो कि जुरिस्डिक्शन वहाँ पे है 1 लाख का हुआ करता था पहले, जो कि अभी लैक्स में कुछ नहीं है। आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये तीनों में जो है जो अमाउंट का जुरिस्डिक्शन है उसको चेंज कर दिया गया है, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 करोड़ से शुरू होगा। नेक्स्ट जो है आपका स्टेट कमीशन में 1 करोड़ से लेके आपका 10 करोड़ तक रहेगा एंड अबाउट 10 करोड़ आपका नेशनल कमीशन में रहेगा। वो एक आप इम्पोर्टेंट वहाँ पे याद रखेंगे। देन अपील का, लाइक आपका अगर यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, केस जो रिजल्ट है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो अपील आप कितना दिन में कर सकते हैं, उसके लिए भी चेंज हुआ है। तो पहले 30 डेज था, अब बिल्कुल आपको कहीं पे भी 30 डेज नहीं लिखना है, आपको 45 डेज लिखना है। ठीक है बेटा, तो होप कि आप लोग ये सब पॉइंट्स जो है याद रख के करेंगे। बच्चे अभी आप लोग थरो आइडिया में है मिल गया होगा एग्ज़ाम का बारे में। At this moment, I would like to express my sincere thanks to our education department and also to the Doordarshan Kendra for giving us this opportunity to share our ideas with you people. ठीक है, at last I would like to express on behalf of our team all the very best for your CBSE exams, and thank you sir, thank you madam for your presence and sharing idea with us. Thank you.